मैं समझता हूँ जनाब स्पीकर, खुदा ना खास्ता अगर हमने सख्त तरीन इकदाम करके इन चीज़ों को ना रोका तो कल को खुदा ना खास्ता पर शायद हम जो है वो इन तमाम मामलात को रोकने के काबिल नहीं रहेंगे। ये हालात जंग हैं। अस्सलाम वालेकुम। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग जीतना ये पूरी कौम का अज़्म है, और जब कौम का अज़्म जो मजबूत हो और उसके अदारे जो हैं एक मुनज़्ज़म तरीके से कार्रवाई करें तो ये मुसल्लह जत्थे जो हैं इनकी ताकत इतनी ज़्यादा होती नहीं है। चंद हज़ार लोग पूरी कौम को कभी यरगमाल बना नहीं सकते। बनाते उसी वक्त हैं जब हमारे लीडरान, हमारे अदारे वो एक ऑर्गेनाइज वे में कार्रवाई ना कर रहे हों या दाखिली इंतशार इतना ज़्यादा हो कि आपस में ही लड़ रहे हों। पहली दफ़ा शायद 9/11 के बाद एक सिचुएशन ऐसी है जहां सिविलियन लीडरशिप भी और मिलिट्री लीडरशिप भी, क्योंकि मिलिट्री का इसमें बड़ा फॉल्ट रहा है माजी में, सोवियत विड्रॉल के बाद और सोवियत जो अफगान जहाद था उस सारे ज़माने में इन ग्रुप्स की क्रिएशन में, और उसके बाद जब हमने इनको पूरी सोसाइटी को रेडिकलाइज होने दिया थ्रू आउट द 90s, सिविलियन लीडरशिप ने भी हाथ नहीं रोका और मिलिट्री वाले ये सोचते रहे कि शायद हमने अफगानिस्तान और कश्मीर के मामला इन्हीं ग्रुप से टैकल कर लेने, तो बड़ी जिम्मेदारी उनकी है। लेकिन सिविलियन की जिम्मेदार ज़्यादा ठहराना इसलिए है कि वो लोगों के वोटों से मुंतखब होकर एक मैंडेट लेकर आते हैं। कभी किसी ने संजीदगी से कोशिश नहीं की, अपनी अपनी पसंद के ग्रुप के ऊपर हम आंख बंद कर लेते रहे और दूसरे को दहशतगर्द कहते रहे। पहली दफ़ा वो मौका आया है कि पॉलिटिकल लीडर्स भी कह रहे हैं और मिलिट्री भी कह रही है कि पाकिस्तानी सरजमीन के ऊपर कोई गुड या बैड तालिब नहीं है, मुसल्ला जत्थों की जगह ही नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने भी आज यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि किसी मुसल्ला जत्थे को पाकिस्तानी सरजमीन के ऊपर काम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान की पुलिस और फ़ौज वो इस काम के लिए हैं और उन्हीं का काम है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी को यकीनी बनाएं। किसी प्रॉक्सी की गुंजाइश नहीं है। जिन लोगों ने जुर्म किया उनको सज़ा देने के लिए प्राइम मिनिस्टर के लफ्ज़ ये हैं कि स्पेशल कोर्ट्स हेडेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स, ये पूरा उस कमेटी में नेशनल लेवल पर डिसीजन हुआ है, उस पर अमल दरामद होगा और जल्द ही तरमीम आएगी। क्या फ़ैसले होंगे, कितनी तेज़ी के साथ अमल दरामद होगा, क्योंकि कमेटीज़ प्राइम मिनिस्टर ने बना दी हैं। वो कहते हैं कमेटी की रिपोर्ट आ गई, लेकिन लोगों को इत्मीनान उस वक्त होगा कि जब इंश्योर हो जाएंगे तमाम जो इकदाम ज़रूरी लेने वाले थे अमली तौर पर वो लोगों को नज़र आ जाएं कि ये ज़मीन के ऊपर उनके ऊपर अमल दरामद होना शुरू हो गया। इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए और PMLN और PTI की टॉक्स, जिसने 4-5 माह पाकिस्तानी सियासत को एक गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार रखा, आज हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं वफाकी खजाना इसाक डार साहब। डार साहब वेरी वार्म वेलकम। शुक्रिया। मिलिट्री कोर्ट से आगाज़ करेंगे। 3-4 मीटिंग्स जो हुई उसमें 2 आरा थी। इत्तेज़ाज़ साहब ने कहा कि मिलिट्री एक्ट को खाली अमेंड कर लेते हैं, उसी से काम चल जाएगा और वहाँ पर मिलिट्री ऑफिसर्स बिठा देते हैं। हमारे पास फ़रोग नसीम साहब ने कहा नई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। हामिद खान साहब ने कहा स्पीडी ट्रायल कोर्ट्स बनाते हैं। तो 3 डिफरेंट आरा हैं। आपकी जो अटर्नी जनरल की तजवीज़ थी वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की है, जो प्राइम मिनिस्टर ने भी आज बोला। क्या करने जा रहे हैं फाइनली और कब तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, बात यह है कि जैसे वज़ीर आज़म ने आज सेनेट में भी उन्होंने फरमाया कि इस वक्त हमें ज़ाती सोच से बुलंदतर होके या माजी के तजर्बों से बुलंदतर होके हमें पाकिस्तान के बच्चों का जो मुस्तकबिल है और पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है उसको सामने रखते हुए फ़ैसले करने हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है। पेशावर के वाक़े ने कौम को पूरा मुतहद किया है और 24 दिसंबर को, पहले 17 दिसंबर को और फिर 24 दिसंबर को जो पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की जो मीटिंग्स हुई उसमें एक चीज़ तयशुदा है कि अभी हमें बड़े बोल्ड फ़ैसले करने पड़ेंगे। उस बोल्ड फ़ैसलों में एक चीज़ ये है कि जो हमारा माजी का रिकॉर्ड है वो बड़ा कमज़ोर है कि दहशतगर्द जो को पकड़े भी गए, जो केसेस भी हैं, वो फ़ैसले अभी तक बहुत स्लो या हुए नहीं, या लैक ऑफ एविडेंस या थ्रेट्स, ये सारी चीज़ें आपके प्रोग्राम्स में आप भी बात करते रहे। जज भी खौफ का शिकार, वकील भी खौफ का शिकार, विटनेस भी खौफ का शिकार, उसी की तरह मेरा इशारा है। तो बात यह है कि ये कंसेंसस था उस दिन। रिजर्वेशन थी, पीपल्स पार्टी की थी, अवामी नेशनल पार्टी की थी और PTI की आई वुड से उस दिन नहीं थी क्योंकि लीडरशिप उनकी वहाँ मौजूद थी। इमरान खान ख़ुद थे, उसके अलावा जमात इस्लामी की थी, MQM की थी और ऑलमोस्ट 11 घंटे की वो सिटिंग थी, आपको याद होगा 24 दिसंबर को। और ये 17 दिसंबर की कंटिन्यूएशन थी। उस दिन जो फैसले हुए उसका 1 हफ़्ता काम हुआ, 1 हफ़्ता था दिया गया और उसी दिन उसके ऊपर बहस हुई। तो एक चीज़ ये क्लियर है कि जी स्पेशल कोर्ट्स हेडेड बाय आर्म फोर्सेस, मिलिट्री के लोग, वो आपको बनानी पड़ेंगी ताकि आप कि ये जो ट्रायल कोर्ट है, लेकिन उसमें लिमिटेशंस क्या थी
जो तय हुई। ये हतमी फैसला है कि स्पेशल कोर्ट हेडेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स बनाई जाएंगी, इस पे दो राय नहीं है। इसमें दो राय नहीं है। और मेरा ख्याल है अभी भी क्लैरिटी है, मां सिवाय एक आध इंडिविजुअल के, क्योंकि उनकी पार्टी ने, मैं नाम नहीं ले रहा जानबूझ के, उनकी पार्टी की क्लैरिफिकेशन परसों आ गई थी। उनके जो अपने नॉमिनी वहां थे उन्होंने थोड़ी रिजर्वेशन, स्पीडी कोर्ट्स का जिक्र किया उन्होंने। बिल्कुल, पार्टी उनकी कह रही है कि हम विल स्टैंड बाय नेशनल कंसेंसस। नेशनल कंसेंसस। और वो आपको पता है कि उनकी जो इन्फॉर्मेशन की मेन शीरी मजारी कल हमारे प्रोग्राम में 3 दफा ये स्टेटमेंट, मैं नाम लेके इसलिए कह रहा हूं कि उसमें डाउट ना रह जाए, अगर वो भागेंगे तो कल मैं पकड़ लूंगा। अच्छा, बस फिर ठीक हो गया। तो उसमें ये गुजारिश है कि अब ये फैसला जब हो गया तो उसकी जो पॉलिटिकल, उसी एपीसी में एक पॉलिटिकल पार्टीज के नॉमिनीज तय हुए कमेटी थी, जिसमें अहमद खान साहब, आप जैसे आपने कहा, चौधरी इर्तजाज साहब हैं, फिर उसके अलावा फरज साहब खट्टर साहब हैं, मुशाहिद हुसैन साहब हैं और फरोग नसीम साहब हैं। 5 लोग नॉमिनेट हुए और मुस्लिम लीग नून की तरफ से मैं, आसन इकबाल साहब, अटॉर्नी जनरल साहब और हमारे 2 प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट जो लॉ को कवर करते हैं, बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह, ख्वाजा ज़हीर। हमारी काफ़ी डिटेल में डिस्कशंस हुई हैं और इसके रूट डिफरेंट हैं, जैसे आप कह रहे हैं, जो आपके अब आपने फाइनली वो ड्राफ्ट तैयार कर लिया आईनी तरमीम का? देखिए, एक हमें कल ये पता चला था कि फाइनल ड्राफ्ट मैं अर्ज करता हूं, फंडामेंटल जो चेंज आएगी वो तो ऑब्वियसली आर्मी एक्ट में आएगी। ठीक है जी। नंबर, आर्मी एक्ट में सिविलियंस का ट्रायल करने की प्रोविजन आप पैदा करेंगे। आप नहीं, जो है हार्ड कोर टेररिस्ट, उसको हमने उसको कवर करना है उसके अंदर। बट सिविलियंस नहीं, वो ठीक है, लेकिन वो तो बाकी तो वैसे ही कवर है, क्योंकि इसमें एक तजवीज़ ये थी कि जी जो पोपो था, ये फिर एक्ट बन गया, तो पोपा वो पाकिस्तान की जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट जो है और एटीए को इसमें डाल दिया जाए, आर्मी एक्ट में डाल दिया, पूरे का पूरा एटीए इसमें डाल दें। हाँ, और पोपा डाल दे, और इसमें जो फिर फेडरल गवर्नमेंट जो केसेस रेफर करेगी वो जाएंगे स्पेशल कोर्ट्स को। लेकिन उस पर हमारी अपनी भी रिजर्वेशन थी। देखें, ये सिर्फ इन 4 पार्टी, मुस्लिम लीग नून का भी एक माजी है ना, 99 के बाद हमने भी सफ़र किया, या 77 के बाद पीपल्स पार्टी ने सफ़र किया। बात यह है कि इस वक्त खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान को हम इस मैनर से क्लियर नहीं करेंगे, मुल्क होगा तो सब अभी फैसला क्या करने फैसला ये है कि सबसे पहले जो है वो तो आर्मी एक्ट के अंदर जो यानी हार्ड कोर टेररिस्ट है वो कवर होंगे। हार्ड कोर टेररिस्ट से मुराद है मजहबी दहशतगर्दी, सेक्टेरियन एंड रिलीजियस जो होती है ना जी, आपकी मेन जो 2 कॉजेज हैं उनको आप कवर करेंगे। हार्ड कोर टेररिस्ट की मेनली इन 2 कैटेगरीज को कवर कर रहे हैं, मजहबी बुनियाद के ऊपर दहशतगर्दी और सेक्टेरियन। जी एक। अच्छा, दूसरा जो आपने उसके बाद देखना है कि इसको आपने कवर कर दे, 2-3 कवर मौजूद हैं। मसलन आप जनरल मुशर्रफ ने भी किया था, लोकल बॉडीज का आपको याद होगा कि शेड्यूल 1 में आप इसको डाल दें, लेकिन 2-3 इसमें लिमिटेशन है, वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे हमने कहा कि सिर्फ एक लिमिटेड स्कोप ऑफ पीपल और पर्संस, ऑफेंसेस, स्पेशल ऑफेंसेस एंड स्पेशल पर्संस, रिस्ट्रिक्टेड इसकी जो है एप्लीकेशन होगी। हाँ, इसकी एप्लीकेशन है। उसके साथ इसकी रिस्ट्रिक्टेड टाइम भी है, सनसेट क्लॉज भी होगी 2 साल के जी ये खत्म हो जाएगा। ये पूरी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी खत्म हो उसमें आर्टिकल 173 का वो तज़किरा आ जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट की 2 जजमेंट्स हैं, 175 है या प्लस 8। अच्छा, महरम अली केस, मैं उधर आ रहा हूँ, बिल्कुल उधर आ रहा हूँ। अब उसमें यह है मलक साहब कि जब आप इस एक्ट को अमेंड करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि अगर आप उसको शेड्यूल 1 में डाल दें, फिर आर्मी एक्ट को, और बल्कि तमाम तीनों फोर्सेस के एक्ट को, शायद उधर भी कोई आपको जरूरत पड़े, तो अगर आप उनमें डाल देते हैं तो 2 साल तक ये एक उनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिल जाएगी, बस दैट्स ऑल। और उसके अलावा जो 175 की अमेंडमेंट या आर्टिकल 8 की अमेंडमेंट, उस पर ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक रेजिस्टेंस है कि ये ना करें। लॉ की अमेंडमेंट पे अभी किसी को एतराज नहीं है। लॉ की अमेंडमेंट पे एज इट इज इसे कबूल कर लेगी या स्ट्राइक डाउन कर देगी? ये अगर आप उसको ज्यादा प्रोटेक्ट कर लेंगे, अगर आप उसको शेड्यूल 1 में डाल देंगे, शेड्यूल 1 में डाल दें तो दैट इज फुली प्रोटेक्टेड। हाँ, लेकिन वो एक हमारे जो साथी थे उनकी टोटल रेजिस्टेंस थी, लेकिन आज भी कुछ पार्टीज बिल्कुल क्लैरिटी के साथ है कि जी एक लिमिटेड मुद्दत के लिए, लिमिटेड इसका स्कोप है, ऑफेंसेस का भी और लोगों का भी जो इसमें होंगे, इसको करना चाहिए। आप डिफाइन करेंगे उसका स्कोप जो है, डिफाइन करेंगे वो करीबन आज उस पर काफी हद तक काम हो चुका है। और हार्ड कोर टेररिस्ट को डिफाइन कौन करेगा? वो इसी कानून के अंदर होगा। कौन डिफाइन करेगा? इंटीरियर मिनिस्ट्री करेगी? नहीं, उसमें डलेंगी स्पेसिफिक, वो ऑफेंसेस डलेंगी इस कानून में, ऑफेंसेस डलेंगी बिल्कुल। और ये कब तक लॉ तैयार हो जाएगा? असेंबली में कोशिश करें जितनी जल्दी, लाइक नेक्स्ट 2 days, नेक्स्ट टू कल और जुमेरात है, परसों जुमे,
वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट जी, हम तो दिन रात लगे हुए हैं। 16 दिसंबर के वाक़े के बाद ना वज़ीर आज़म को चैन है, ना काबीना को चैन है, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन डॉक्टर साहब एक सवाल मैं पूछ लूँ, मैं इफ्तिखार चौधरी साहब ने कल एक बयान दिया, मुझे उस पर बड़ा अफसोस हुआ। उन्होंने कहा कि आइन से मुतसादम है। वो बड़े तगड़े थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो लोअर जुडिशरी को और इस ट्रायल प्रोसेस को एक्सपेडाइट करने के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, नहीं करके गए। क्या मौजूदा जो सुप्रीम कोर्ट है, इससे आपने इंगेज करने की कोशिश नहीं की कि जो ऐसे मुकदमात जो दहशत गर्दी के हैं उसको स्पीडी बेसिस के ऊपर ट्रायल करना, फेसलेस कोर्ट्स बनाना, इसमें एग्जेक्टिव का भी रोल है। आपका काम है, आप पैसे दें, फेसलेस कोर्ट्स बनाएं, विटनेस प्रोटेक्शन की तरफ जाएं, वो पैरेलल एक काम आप कर सकते हैं। मैं अर्ज करता हूँ, ATA के तहत तो कोर्ट्स बने हुए हैं, जो आपकी प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट के तहत कोर्ट्स बनने हैं। क्योंकि माइंड यू के पोपा के अंदर करीबन 2 दर्जन के करीब उसमें डिफरेंट ऑफेंसेस हैं। सर आप किया कुछ नहीं ना, मेरी अर्ज सुने ना, आप उसको इन कोर्ट्स में नहीं ट्रांसफर कर रहे। पोपा का सारा स्कोप ऑफ वर्क स्पेशल कोर्ट्स को नहीं जाएगा। और ATA का? ATA का तो बिल्कुल ही मेरा ख्याल है हार्डली कोई चीज जाएगी अगर कोई रेलेवेंट होगी। मैं ATA बार बार इसलिए पूछता हूँ कि मॉडल टाउन के ऊपर ATA प्राइम मिनिस्टर पे लगी हुई है। मैं उधर ये PTV स्टेशन की PTI की सारी क़यादत पे लगी हुई है, तो आप सारे मिलिट्री कोर्ट्स में खड़े होंगे। नहीं, मैं वो वही क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि उस वजह से नहीं, पोपा के अपने कोर्ट्स भी बनाए जा रहे हैं। कब तक? एज सुन एज पॉसिबल। कोई 3 कोर्ट्स की शायद अंडर प्रोसेस राइट नाउ, प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है। और उसको क्योंकि अपने केसेस जो रिमेनिंग उसको वो तो उधर ही चलेंगे ना। जब आप स्कोप पोपा का एक पोर्शन ले रहे हैं, आर्मी एक्ट को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो बाकी तो वहीं चलने हैं। उसके लिए भी कोर्ट सेटअप किए जा रहे हैं और उसको जो चीजें उस एक्ट में दी गई हैं वो उसका भी टाइम लाइन है, सनसेट क्लॉज है पोपा की भी, याद है ना आपको कि उसका तो 6 महीने गुजर भी गए, को 18 महीने रह गए। अच्छा, उसको भी आपको पैरेलल चलाना पड़ेगा क्योंकि उसमें जो ऑफेंसेस आर्मी आपने 6 महीने उसमें जाया कर दिए सर। आपके मैं नाम नहीं लेता, आपके साथियों को ज्यादा उस पर इफेक्टिवली काम करने की जरूरत है। हमने 6 महीने बातें गुजार दी हैं करते करते। बात ये इंटरनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसीज, मैंने कैमरे खरीद लिए हैं, मैंने ये कर लिया। वी हैव डन एक्चुअली नथिंग टू प्रोटेक्ट आवर पीपल। अभी चले मतलब सब ब्लेम को छोड़ दें, मैं नाम लिए बगैर बोला, अभी हम आगे चलते हैं, आगे चल रहे हैं। अच्छा, इसमें हमने जितने एरियाज आइडेंटिफाई हुए थे, 20 एरियाज आइडेंटिफाई हुए थे प्लस द मिलिट्री कोर्ट्स, एंड उसमें ये भी फैसला हुआ था कि जी आप लिफ्ट करें जो कैपिटल पनिशमेंट आपने मॉरेटोरियम दिया हुआ है वो भी हो गया और आपने देखा कि प्रोसेस जारी हो गया। अब उसमें मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं उस तक स्पेशल कोर्ट्स आई वुड से, मिलिट्री कोर्ट्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, आदर वो कोर्ट मार्शल्स हैं या स्पेशल कोर्ट्स हैं हेडेड बाय, तो दैट इज द राइट डेफिनेशन। उस पर कोई अब इतराज़ नहीं है, सारे लोग ऑन वन पेज हैं। और सिर्फ प्रॉब्लम जहां आ रही है वो ये है कि अभी आज या कल तक फैसला हो जाएगा कि इसको हमने शेड्यूल 1 में डालना कि नहीं डालना। 1-2 पार्टीज रजिस्ट कर रही हैं, वो कहती है कि बस ये इधर ही रुक जाएं। लेकिन जो आपने बात की कि क्या वो जुडिशियल स्क्रूटनी स्टैंड करेगा कि नहीं करेगा, आपके ख्याल में बेस्ट चॉइस यही है कि शेड्यूल 1 में डालें? उसको कर देते कि जब हमें काम सिर्फ एक सवाल पूछ लूं, फिर मेरे प्रोड्यूसर ब्रेक का कह रहे हैं, इसके ऊपर क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बरकरार रहेगी स्पेशल कोर्ट्स के ऊपर, इनके किए हुए फैसलों के ऊपर? देखिए, वो तो लोग जो कोर्ट मार्शल होते हैं वो भी चले जाते हैं और उनको एंटरटेन भी किया जाता है, तो यहाँ पे भी वो जुरिस्डिक्शन बरकरार है? वो तो ऑलरेडी देखें ना जी, वो तो प्रोसेस एक है जो चलेगा। इस वक्त मकसद ये है कि चूंकि जैसे आपने कहा कि हमें रिजल्ट्स नहीं मिल सके इस कौम को और ये मेहनत बढ़ता जा रहा है। आपकी जितनी मर्जी इकोनॉमी आप ठीक कर लें, जितनी मर्जी एनर्जी के लिए आप उसको 1-2-3 साल में इंशाल्लाह इंप्रूव कर लें, अगर ये मेहनत नहीं होगा तो ये सारे की सारी चीज़ जो है उसका बेनिफिट पाकिस्तान की आवाम को, कौम को आगे नहीं मिलेगा। एक ब्रेक ले लें जी, ब्रेक से वापस आते हैं तो डार साहब से नेक्टा के हवाले से भी सवाल करेंगे, क्योंकि आज नेक्टा की भी मीटिंग हुई। डार साहब का बड़ा कलीदी किरदार है, सिक्योरिटी के मैटर्स हों या माली मामलात हों, तमाम में ये एक मेरे ख्याल में सेंट्रल फिगर के तौर पर एग्जिस्ट करते हैं। ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आएंगे तो दोनों सवाल इनसे पूछेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब हमारे साथ हैं और हम डिस्कस कर रहे हैं कि नेशनल कंसेंसस, वॉर ऑन टेरर, दहशत गर्दी के खिलाफ ज़रब-ए-अज़्ब, इसके ऊपर हमने किस कदर तेज़ी से आगे बढ़ना है कि मुसल्लह जत्थे जो हैं इनका पाकिस्तानी सरजमीन से खात्मा कर सकें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने मिलिट्री कोर्ट्स को डिस्कस किया, जहाँ डार साहब कहते हैं
कि ये एक डन डील है, हतमी फैसला है कि स्पेशल कोर्ट्स हेडेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स बनेगी, सिर्फ उसमें ये चीज़ तय करनी बाकी है कि आइन के शेड्यूल 1 में तरमीम करनी है या कुछ और करना है। दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जी। मदरसा रिफॉर्म, इमाम बारगाह हो, मस्जिद हो या कोई और हमारी मजहबी जगह हो, उसकी रजिस्ट्रेशन, स्कूल वहाँ पढ़ाने वाले मदरसों में जो मोहल्लम है उनकी रजिस्ट्रेशन, उनकी प्रोफाइलिंग, पढ़ने वालों की प्रोफाइलिंग, इसके ऊपर काम कब शुरू होगा? ये मलिक साहब जो सब कमेटीज़ बनी हैं, क्योंकि ये जो 21 पॉइंट जो प्राइम मिनिस्टर ने कौम को एजेंडा दिया हुआ है कि जी हम इन चीज़ों में काम कर रहे हैं, उसमें एक मेजर है। स्टार्ट कब होगा? ये ऑलरेडी इस पर काम हो रहा है इस वक्त। वो कमेटी अपना काम कर रही है। अगर वो टेररिस्ट फाइनेंसिंग को चोक करना, तो मेरी कमेटी काम कर रही है। मैंने तो कल रिपोर्ट भी दे दी है। मैं टेरर फाइनेंस की तरफ आऊँगा। आप समझते हैं कि इसके ऊपर हमें एक नेशनल सर्वे की तरफ जाना चाहिए, पता हो पाकिस्तान की ज़मीन पर कितने मदरसे हैं, कौन वहाँ पढ़ता है, कौन पढ़ाता है, कितनी इमाम बारगाहें, मस्जिदें, दूसरे मजहबी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है अवेलेबल स्टेट में। हाँ, तो नेशनल सर्वे करवाएंगे इसके ऊपर? सर्वे ऑलरेडी अब इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर नया सर्वे तो आपने कोई एडिशन कुछ हुई होंगी तो वो देखनी है ना आपने, क्योंकि आपके पास ये डिटेल्स होनी चाहिए कि वहाँ कौन पढ़ रहा है, वहाँ कौन पढ़ा रहा है। अगर किसी को पनाहगाह मिल रही है तो वो कहाँ पर मिल रही है, ये हैं डिटेल्स आपके पास? ये जो जी काफ़ी है, और इसमें फर्दर इन्फॉर्मेशन इकट्ठी, जैसे आप कह रहे हैं, अपडेट करनी चाहिए, हो रही है। लेकिन इसकी कमेटी भी जो है उसके 3 वर्किंग डेज उसके पास हैं, और वो अपने सारी तफसील, जैसे मैं हाउ टू चोक अपनी इनकी टेररिस्ट फाइनेंसिंग, उसके ऊपर मैंने अपनी कमेटी, सब कमेटी की मीटिंग की है। मैंने कल अपनी रिपोर्ट भी दे दी है। और इस टेरर फाइनेंस के ऊपर आपका एक बिल, आप ही ने एज ए प्राइवेट मेंबर बिल वो से मूव किया हुआ है, INGO का जो रजिस्ट्रेशन वगैरह का, ये मलिक साहब उससे बहुत आगे। वो तो एक है उनको रेगुलेट करना, क्योंकि आपको पता है कि बार बार बात होती रही है कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसको फॉरेन फंडिंग मिलती रही है। जो पाकिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन है, वो दूसरों मुल्कों के जो एजेंसीज हैं उसको फंड करती रही हैं। ये आज नहीं, ये पिछले 10 साल से बात हो रही है। अब वो एक्शन का वक्त आ गया है, और मैं समझता हूँ कि इसी वजह से आपको पता है कि आपके बैंक्स को जो फाटफ है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ऑफ द वर्ल्ड, जो कि पेरिस में इसका हेडक्वार्टर्स है, हम भी उसके मेंबर हैं, तो पाकिस्तान के बैंकों के ऊपर उन्होंने इसको ये रिवर्सली सेमी ब्लैक किया हुआ था कि जी ये यहाँ से जाते हैं। अब हमने इतने ज़्यादा रिफॉर्म्स किए, आपको याद होगा लास्ट ईयर हमने अक्टूबर में ATM में चेंजेस की थी, जिसमें टेररिस्ट के जो फंड्स हैं उसको फ्रीज करना, इस तरह की चीज़ें। और वो फिर मदारस की फंडिंग अभी भी आती है, मजहबी जमातें हैं, बाद में सेक्टेरियन आउटफिट्स हैं, फंडिंग आ रही है। 21 पॉइंट्स में मदरसा रिफॉर्म शामिल है, और उसमें अब जब तफसील आपके सामने आएगी ना, जो हम काम करने जा रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें जो आप फरमा रहे हैं ये सारी होने वाली हैं। डॉक्टर साहब, एक आपके पास नॉलेज ये तो होगा कि कौन कौन सी ऐसी तंजीमें हैं जिनको फंडिंग हो रही है, कौन कौन से मदारस हैं जहाँ फंडिंग हो रही है, उसके खिलाफ एक्ट करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। और ये जो मैंने फाइनेंसिंग के हवाले से कहा, पहली मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जो इंटरनेशनली प्रोस्क्राइब हैं, जो दुनिया में UN या जो इस वक्त आलमी बैनुल-अक़वामी बरादरी जिसको कर चुकी है, हमें उसको, हमारे अभी वो सारे नहीं हुए। आपको पता है ना, ये तकरीबन 63 के करीब हैं, इंटरनेशनल 90 से ऊपर उन्होंने हमारे किए। तो उसके भी हम हमारी कमेटी ने कल ये रिकमेंड किया कि जी उसको भी आप फौरी देखें, और उस पर कुछ सूबों में डिवॉल्व होने की वजह से चीज़ें गई हुई हैं, और इसको अभी हमें सूबे में है या मरकज़ में है, जहाँ भी है इसको हल करना होगा। और प्रोस्क्राइब के साथ गालबन मैं समझता हूँ कि हमारी तो ये सेकंड रिकमेंडेशन है कि अगर उसके ऑफिस बेयरर्स हैं तो उनको भी आपको प्रिस्क्राइब करना होगा, उनको भी आपको मतलब ब्लैक लिस्ट करना होगा। अगर वो ही अदारा या वो बंदे एक जगह नया अदारा बना दे, उसको भी आपको करना होगा। लेट्स बी बोल्ड एनफ ना, अदरवाइज तो ये अगर आप एक अदारे को बंद करें और उसके ऑफिस बेयर या की पर्सनल वो जाके एक और बना लें, वो काम नहीं चलेगा। तो इतनी डिटर्मिनेशन और विल मौजूद है, खड़े रहेंगे। जो कुछ आप कह रहे हैं बड़ी मुश्किल काम है करना, कल को आप कमजोर ना पड़ जाए, मुझे ये डर लगता है। अभी तक तो बेसिकली तो मेरा डोमेन इकोनॉमी का, जहाँ कुछ कहते हैं अल्लाह के फल से अल्लाह ताला इज्जत रखते हैं और कर देते हैं, और इस पे भी खड़े हैं अल्लाह के फल से। पूरी मैं समझता हूं पूरी सियासी क़यादत पाकिस्तान की खड़ी है। बाज़ लोगों का तासुर यह है कि क़यादत खड़ी है, बाज़ लोगों का तासुर यह है कि इनिशिएटिव सिविलियन लीडरशिप से निकलकर आर्मी लीडरशिप के हाथ में चला गया, इसलिए सिविलियन बैठे इस वक्त बातें कर रहे हैं। सिविलियंस कमजोर हैं, इस मामले में एक्ट नहीं कर रहे। ये मैं समझता हूँ कि ये बड़ी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे नहीं पता किस चैनल में हो, लेकिन ये बड़ी गैर आई वुड से ज़रूरी बहस है, और सिविलियन एंड अस्करी क़यादत एक ही पेज पे है। अब जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ वो भी अपनी डिलिब्रेशन जो करते रहे हैं।
जो कल गुजर गया है उसमें हमारी जॉइंट मीटिंग्स थी। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 21 के ऊपर पूरी की पूरी एक एक करके क्या हुआ, क्या होना चाहिए, सारा वो कट्ठे हमने काम किए। कल फिर हमारी मीटिंग है, बाय द वे कल फिर हमारी मीटिंग है आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर। नहीं, पूरी जो कमेटी है, जो कमेटी इसके ऊपर डील, नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर जो कमेटी डील कर रही है, उसमें सिविलियन लीडरशिप भी है हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, और आर्मी क़यादत भी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। आप भी उस मीटिंग में बैठते हैं? मैं भी हूँ। तो इसमें जाहिर है कि इंटीरियर मिनिस्टर है और हमारे साथी हैं। वो खजाने की चाबी आपके पास है, पैसे आप जल्दी जल्दी दें ताकि काम आगे नहीं, इंशाल्लाह इस काम के लिए पैसों की इंशाल्लाह कोई कमी नहीं होगी। अल्लाह ताला ने अभी तक भी कोई पैसों की कमी की वजह से काम नहीं रुका। 21 पॉइंट्स में अगर ये पूछा जाए कि प्रायोरिटाइज आप किसे कर रहे हैं, तो आप किसे प्रायोरिटाइज करेंगे? देखो मलिक साहब, मैं समझता हूँ कि मिलिट्री कोर्स तो आपने बात कर ली है, ये सबसे अर्जेंट कौम, अवाम, दुनिया देख रही है, और मेरा ख्याल ये सबसे पहला काम है जिस पे हम लगे हुए हैं। होपफुली अगले बहुत जल्दी दिनों में ये काम मुकम्मल हो जाना चाहिए, ताकि वो होगा तो आगे आप लीगल, आइनी, कानूनी तौर पर आगे चलेंगे। अगला ऑब्वियसली जैसे आपने खुद ही फरमाया कि मदरसा रिफॉर्म्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके ऊपर यानी एक चीज़ ये भी माइंड में रखें कि मदरसा के जो स्टेटिस्टिक्स हैं कि दहशतगर्द आज तक जो पकड़े गए हैं या जिनकी इंफॉर्मेशन है वो लेस दैन 10% है मदरसा से। सो वी मस्ट नॉट गेट ओवर स्वेट कि जी शायद मदरसा से ही सारा ये माल निकलता है, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मदरसा रिफॉर्म्स, रजिस्ट्रेशन जैसे आपने कहा, उसकी फंडिंग को देखना, INGOs, इंटरनेशनल NGO जो है उनकी हमारी तो भी कई लॉज के तहत उसकी रजिस्ट्रेशन होती है। आपको याद है मैंने एज ए प्राइवेट मेंबर बिल दिया था, फिर चूंकि हम गवर्नमेंट में आ गए एज लीडर ऑफ द अपोजिशन, तो हमने उसको बिल को, जाहिद अहमद साहब वो उसके सरप्राइज आउट ऑफ कंट्री, थर्ड प्रायोरिटी मैं समझता हूँ कि हमें ये जो ग्लोरीफाइंग जो है ना जी, इन टेररिस्ट को करना जो दिखाते हैं, और ये वर्चुअली दूसरे मुल्कों में ये किसी जगह नहीं होता। हमें वो भी एक मैकेनिज्म तैयार करना पड़ेगा कि क्योंकि मीडिया की कॉपरेशन, अनलेस सारे स्टेक होल्डर, मीडिया इज ए स्टेक होल्डर, मीडिया इज वन ऑफ द पिलर, तो अगर उनको भी इसके डिसिप्लिन में लाना होगा, उनको भी। मैं इस पे एक सवाल करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास ये एक रिपोर्ट पड़ी है जो आपकी वो ब्रॉडकास्ट वाली कमेटी है उसने बनाई है, और बहुत ही कमज़ोर और नामुनासिब किस्म की रिकमेंडेशन है जो नेशनल असम्बली की वेबसाइट पे पड़ी हैं। अगर ये स्टेक होल्डर से डिस्कस करते हैं तो शायद ये चीज़ें ना होती। एक इशू सामने आएगा जहां सियासी जमातों को डिस्टेंस पैदा करना पड़ेगा। मैं जमात किसी का नाम लिए बगैर, अच्छा, मैं आपकी सॉरी, मैं वो आपने प्रायोरिटी की सवाल बीच में रह गया। चौथा मैं समझता हूँ कि जो मलेशिया है, जिसका आपने अभी जिक्र किया कि नॉन स्टेट आर्म मुसल्लह जत्थे, वो चौथा है। हेट स्पीचेस को और इस टाइप के स्पीकर्स को आपको बैन करना पड़ेगा, कि जो ये फसाद की जड़ हैं कि एक तकरीर होती है और 10 बंदे मारे जाते हैं। पिंडी आपके ट्विन सिटीज की बात है ना, मैं जानबूझ के वाकयात को स्पेसिफिक नहीं कर रहा। आपको उसको भी करना पड़ेगा, आपको टेररिस्ट फाइनेंसिंग को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि इसको, ताकि उसकी ब्लड लाइन आप बंद कर दें, और उसके लिए मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं। मतलब इस वक्त 25 लाख से ऊपर ट्रांजैक्शन इज अंडर सर्वेलेंस, एनी ट्रांजैक्शन इन द सिस्टम, उसको शायद आपको थ्रेशोल्ड को नीचे करना पड़ेगा, और उसे 15 लाख करना पड़े, आपको इसे 10 लाख करना पड़े। कोई भी जो ट्रांजैक्शन 10-15 लाख हो उसको आप मॉनिटर करें। आई एम श्योर 99% ट्रांजैक्शन नॉर्मल है, तो उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है उसको यू हैव टू, और एक थ्रेशोल्ड जो है उसको नीचे लाना पड़ेगा जिस वक्त। लेकिन आपके डिसीजन में रैशनल होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा कि नान वाले से 50 अगर ऑर्डर आ जाए रोटियों का, तो वो पहले पता करे कि 50 रोटियां कहाँ जा रही हैं। ये वाला काम नहीं होना चाहिए। योर अप्रोच शुड बी वेरी रैशनल, प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए जिससे आप लोगों को पकड़ सकें। एक यहाँ पर मैं रिकमेंडेशंस का जिक्र आ गया, और मैं सॉरी लास्ट, क्योंकि आपने खुद ही कहा था रिलीजियस परसिक्यूशन, ये एक बहुत जरूरी चीज है कि जिसको आपको अभी तो 7वीं में 7 मैंने चीजें आपको गिनवाई हैं, 7-8 ऐसी चीजें हैं कि जो तो फास्टेस्ट ट्रैक पे होना, तो सब पे काम फास्ट ट्रैक पे हो रहा है, लेकिन ये फास्टेस्ट ट्रैक पे इनको करना पड़ेगा अगर हमने इस बुराई की को जड़ से उखाड़ के पाकिस्तान साइमल्टेनियसली आगे चलना है। अच्छा, मेरे प्रोड्यूसर साहब को फिर ब्रेक का शौक आ रहा है, लेकिन एक सवाल पहले कर लूँ। बाज़ ग्रुप्स ऐसे हैं जो किसी ना किसी बड़ी सियासी जमात के साथ उनकी कुर्बत है, तो जब आप किसी टीवी चैनल से, किसी भी टीवी चैनल से, समा से कहेंगे या जियो से कहेंगे कि इस फलाने बंदे का इंटरव्यू क्यों चला,
तो आपको पहले अपने आप को उस ग्रुप से डिस्टेंस पैदा करना पड़ेगा। आप उस कालादम को कालादम ही माने, वो उस हेट स्पीच को हेट स्पीच पहले खुद माने, और ठीक है, फिर मीडिया से तवक्को करें। अगर वो डार साहब के साथ खड़ा होकर स्टेज पे तकरीर कर रहा हो और डार साहब मुझे कहें कि डार साहब का इंटरव्यू जायज़ है, मेरा ख्याल है कि ये नहीं हो सकेगा। 16 दिसंबर के बाद इसकी कोई गुंजाइश नहीं है ना, नहीं है, मुल्क में कोई गुंजाइश नहीं है। आपको मीन के मीडिया को और अपना पॉलिटिकल लीडरशिप को पॉलिटिकल एक ही पेज पे खड़ा होना पड़ेगा। और मेरे क्लैरिटी है इसको सियासी आप मिसाल बने जी। मैं पहले भी वॉलंटियर कर चुका हूं ऑन बिहाफ ऑफ समा टीवी, आज दोबारा अपने आप को वॉलंटियर करते हैं कि हर वो शख्स जो हेट स्पीच करता है, नफरत फैलाता है, मजहबी मुनाफरत फैलाता है, हम उसको एक टाइम डिनाई करेंगे। ये मैं ऑन एयर कमिट कर रहा हूँ, आप अपने आप को कमिट करिए। बिल्कुल कर रहे हैं। नेशनल कमिटमेंट होनी चाहिए, नेशनल पॉलिसी यही होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल रिक्वायरमेंट है। अगर इसको हमने हैंडल करना है तो ये काम हमें करना पड़ेगा, आपको भी और हमें भी, और उसके लिए हम तैयार हैं। ब्रेक ले लें जी, ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आते हैं तो और बात करते हैं। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, आपने बहुत से और जो इकदाम तजवीज़ किए उसमें यह भी था कि काउंटर टेररिज्म के लिए सिविल आर्म्ड फोर्सेस जो हैं, पुलिस का जो रिफॉर्म्स है, इसको इस सारे निज़ाम को मजबूत करना है। कितनी जल्दी कर सकेंगे, कितने वसाइल देंगे, कोई मंसूबा है इसके लिए? देखिए, सिविल आर्म्ड फोर्सेस की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए प्लान पे काम हो रहा है, और उस पर गालबन कोई अराउंड 16 से 22 विंग की बात हो रही है फर्दर रेज करने की। आर्मी उसको रेज करेगी, तैयार करेगी। 16 से 22,000 विंग्स और उस पर ये काफ़ी हैवी ऑब्वियसली इन्वॉल्वमेंट अखराजात की होगी। रफली कोई 1.1 बिलियन एक विंग पे आपकी इन्वेस्टमेंट होती है रेज करने में। फिर रिकरिंग एक्सपेंडिचर, सैलरीज वगैरह तो वो तो होती है। 20-25 अरब रुपए की ये कॉस्ट है। ये एक है, और ये आपको अपना खैबर पख्तूनख्वा के लिए, आपको फाटा और उन एरियाज़ के लिए, आपको बलूचिस्तान के लिए इसकी अशद ज़रूरत है। तो इस पे वज़ीर आज़म ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दी है, दे दिया इन प्रिंसिपल अप्रूवल। मैं 22 विंग्स हमारी नहीं, अभी टू बिगिन विद कम होंगी, 16 होंगी। 16 पहले करेंगे। हाँ, मैं मीन हमारी मिनिस्ट्री और रावलपिंडी आर्मी के जो लीडरशिप है, हम उस पर वर्किंग कर रहे हैं, और इनको डिप्लॉय किया जाएगा KPK, फाटा एंड बलूचिस्तान। हाँ जी, क्योंकि ये हमारी इस वक्त अशद ज़रूरत है। जो आपने दूसरी बात की, रैपिड जो रिस्पांस फोर्स कह लें या क्विक एक्शन रिस्पांस कह लें, उसके लिए भी 3 बटालियन जो हैं वो आज से कुछ अर्सा पहले हमारी हुकूमत ने वज़ीर आज़म की इजाज़त से, फाइनेंस मिनिस्टर ने उनको अपना क्लियरेंस दे दी हुई है, उस पर काम हो रहा है ऑलरेडी। लेकिन उसको शायद बढ़ाना पड़ेगा आपको अल्टीमेटली, मे बी फ्रॉम 3 to 9 to or 12 बटालियंस। 4 गुना करना पड़ेगा, 3 से। और इसके साथ एक जो बिग टिकट आइटम है, जो ज़्यादा खर्चे वाली जो एक और आइटम है, वो है कि जो ही ये क्लियरेंस मिले फाटा में, तो आपके जो इस वक्त टेम्प्रेरी डिस्प्लेस पर्सन, TDPs जिसे IDPs नॉर्मली कहते हैं, इनको वापस भेजने के लिए आपको वहाँ डेवलपमेंट भी करनी है, रिकंस्ट्रक्शन भी करनी है इनको। अच्छा, जो 16 विंग्स हैं, वो 16 विंग्स आप FC के अंडर बनाएंगे? क्या करें, रेंजर्स क्या करेंगे उसे? ये सिविल आर्म फोर्सेस अब वर्चुअली ये सिविलियन गवर्नमेंट्स के डिस्पोजल पे होंगे, और ये अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट बेसिकली पर्सनल तैयार करना, उसको कहाँ आपने कैसे उसको फिट इन करना, दैट विल बी डन। इट इज टेक्निकली स्ट्रिक्टो सेंस ऑफ सिविल, जैसे आपकी FC सिविल आर्म फोर्सेस का हिस्सा है, आपका रेंजर्स। मैंने इसलिए पूछा कि ये FC की डिप्लॉयमेंट है या रेंजर्स की है, ये क्या है? ये इस वक्त वर्चुअली आई वुड से कि अभी इसकी पर्सनल या स्ट्रेंथ में बात कर लें, वो किसकी होगी, रेंजर्स की नहीं होगी। रेंजर्स की नहीं होगी, नहीं, FC की होगी। FC की होगी। 16 विंग्स FC के नए क्रिएट किए जाएंगे फॉर KPK, फाटा एंड बलूचिस्तान। थोड़ा सा क्विक फायर 2-3 सवाल, एक PTI का और फिर इकोनॉमी। असल तो जो काम आपसे पूछने का वो पूछा नहीं। PTI से एक ही सवाल, उसके बाद आगे चलेंगे। आपकी बातचीत चल रही है, मामला अटका हुआ है जुडिशल कमीशन के ऊपर, आप भी राजी, वो भी राजी कि जुडिशल कमीशन बन जाए तो लड़ाई खत्म। कहाँ पे अटक गई है बात, कब रिजॉल्व हो जाएगी? मामला जो अटका हुआ है, मलिक साहब मैंने रात भी अर्ज किया था कि जो एलिगेशंस है, आपके पास सारी प्रोफाइल मौजूद है पिछली माजी की लाइब्रेरी में,
जो एलिगेशंस थी वो उसको कन्वर्ट कर दिया जाए स्कोप ऑफ वर्क या टर्म ऑफ रेफरेंस जैसे कहते हैं, मुस्लिम लीग नून को या दूसरी पॉलिटिकल जमातों को कोई इतराज़ नहीं होगा। हमने 24 दिसंबर को इसी लाइन के ऊपर बना के एक पेपर सर्कुलेट किया था, क्योंकि उनका ऑर्डिनेंस वो चाहते थे कि जो एक्ट 56 इंक्वायरी कमीशन एक्ट, उसके चूँकि वो मैंडेटरी नहीं होता, आपको पता ही है, बात हो चुकी है आपके प्रोग्राम में, और उसको बंद भी किया जा सकता है रास्ते में, तो ये चाहते हैं नया लॉ लाए। हमने उस पर भी एग्री कर लिया हुआ है थ्रू प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस या थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। मेरा ख्याल है ऑर्डिनेंस विल बी क्विकर। अब पार्लियामेंट के एक्ट में पास होने से ज्यादा देर लग जाए, उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन आप तैयार हैं? हम तैयार या प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट? तो अटक किस पे गई बात? प्रॉब्लम है उसकी डेफिनेशन पे, और जो स्कोप ऑफ वर्क है उस पे हमारी सीरियस आपस में डिफरेंस है, और था और है, और इसको रिजॉल्व करना जरूरी है। स्कोप ऑफ वर्क में वो हल्के देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सिर्फ वो नेक्सस जो है उसको इन्वेस्टिगेट कर लिया? वो तो प्रोसीजर जो था ना जी, प्रोसीजर ऑफ वर्क प्लान उन्होंने विड्रॉ कर लिया। लेकिन जो मेजर फ्रेम ऑफ जो था ना जी, सिस्टमेटिक मैसिव रिगिंग, कॉन्स्पिरेसी थ्रू ए प्लान टू ब्रिंग पीएमएल इन पावर, वो सारी चीजें अब वो चाहते हैं ड्रॉप हो जाए। ओके नहीं बट ओके नहीं है ना, इट्स नॉट ओके। ओके इट्स नॉट ओके, लेकिन आप क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि वही चीज को अब हमने कई चीज हमने भी ड्रॉप कर दी हैं, लेकिन वी हैव टू बी रीजनेबल कि जो एलिगेशन है, अब अगर आप इसको इतने डाइल्यूट करके वहां ले जाएं कि जिसका मतलब ये हो, डीम मतलब कि जी जो आपके सिस्टमेटिक फ्लॉज हैं, जैसे अब अयाज सादक साहब का आप देख रहे हैं, उनकी एक्चुअल लीड और बढ़ गई है। जब काउंटिंग हुई है उनके को 232 के करीब पोलिंग स्टेशन हो चुकी है, और कोई 40-50 रहते हैं, उनकी 100 नंबर, लेकिन जो डिस्क के पीछे मोड़ नहीं लगी, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। वहां दो चीजें सामने आई है ना, 89 उनके वोट ज्यादा निकले हैं पहले की निस्बत जी, लेकिन वहां फॉर्म 14-15 ऐसे भी निकले हैं जिसके पीछे प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साइन या थंब इंप्रेशन या मोहर नहीं है। दिस इज द सिस्टमैटिक फ्लॉ। अगर आपने इसको बेस बनाना है कि जी इस बेसिस के ऊपर, वो तो निकलेंगे। आप दो जमातें अगर ये काम कर लें थोड़ा सा, आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्यों कर रहे हैं मलिक साहब? मैं ये करने लगे नहीं? मैं ये कहने लगा हूं आपसे, दरखास्त करने लगा दोनों जमातों से, आपसे भी और पीटीआई से भी, कि सिर्फ उन फ्लॉज को ढूंढ लें, इन्वेस्टिगेट कर लें, और आइंदा के लिए पेशबंदी कर लें, लड़ाई खत्म कर दें। प्लीज, हम तैयार हैं, हम तो उसके लिए आगे जाने के लिए तैयार हैं। अगर आज भी मैं समझता हूं खाली अयाज सादक का नहीं, 272 हल्के सारे देख लें कि उसमें क्या हुआ, और आइंदा के लिए बेहतरी करें। अगर ये अयाज सादक का हल्का उनके लिए एक आई ओपनर होना चाहिए कि हम किधर खड़े, और मेरा ख्याल उनको ये रियलाइजेशन है, ये मैं अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में बात कर रहा हूं, इसीलिए आप उसकी डेफिनेशन इस हद तक डाइल्यूट करना चाहते हैं कि जी फ्लॉज अगर इस तरह के हो तो उसको बेस तो नहीं बनाया जा सकता मलिक साहब कि इलेक्शन क्या पाकिस्तान मुकम्मल हो सकता है इलेक्शन इस वक्त करवाने का। वैसे असूल ये है कि आप इन्वेस्टिगेट करके रिपोर्ट हाउस में ले जाएं, और इन्वेस्टिगेट करके रिपोर्ट हाउस में ले जाएं, और आइंदा के इंतखाबात और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए उसको बुनियाद बना लें। ये तरीका होना चाहिए। देखिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स तो हम तो कर रहे हैं, 5 कंप्रीहेंसिव इन्वेस्टिगेशन करें और हाउस में ले जाएं। तो इसलिए जुडिशियल कमीशन का हमने कमिटमेंट दी है कौम को और उनको कि हमें कोई इतराज नहीं। तो कोई इम्कान है अगले 1-2 दिनों में एग्रीमेंट हो जाए, या अभी कौम खेल लगी रहेगी? ऑब्वियसली मोस्ट लाइकली अगले 1-2 दिनों में, एक नहीं 2 दिन या मोर, ये फ्राइडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, दोनों हाउसेज सेशन में होंगी। ये आपको याद है कि हमारी तरफ से 21 जमातें ऑन ये कंबाइंड फैसला करती थी कि क्या दिया जा सकता है क्या नहीं, याद है ना आपको? वो सितंबर में टूटा था, अब दिसंबर में अपडेट हो गया जब दोबारा रिवाइव हुआ। हम उनको होपफुली परसों देंगे कि पीटीआई 24 दिसंबर को जो आपको दिया था वो ये है, और 27 या 30 दिसंबर को पीटीआई ने क्या कहा है, और 3 एरियाज ऑफ डिफरेंस क्या, लेट देम डिसाइड। पूरी पार्लियामेंट वहां मौजूद है। वैसे इस पे एक हतमी तजवीज़ मेरी वो आपको मैं दे दूं कि इसी कौमी असम्बली और सेनेट के सामने आप अपना वो जो प्रपोज बिल है वो दीजिए, और उस हाउस से पास करवा के उस एक्ट को और उसको फाइनलाइज करवा दीजिए। पीटीआई राजी हो जाएगी। शाह साहब को बोलिए आप वापस असेंबली में आइए, लड़ाई खत्म करिए, बातचीत को आगे बढ़ाइए। इसी चीज का मुकम्मल है, हो सकता है जो आप कह रहे हैं, और ये होना चाहिए। हमने इसीलिए, मुझे पता होता तो मैं पहले शाह साहब को साथ फोन पे ले लेता, लेकिन लास्ट मिनट चल रहा है। लेकिन हम इसीलिए इस बात पे भी राजी हो गए, हम ऑर्डिनेंस कर देंगे, वो तो फास्टेस्ट है ना, तो वो भी हो जाएगा। कोई एक्ट पास करने में शायद कोई लैतो लाल हो, कोई डिले हो, हम उसको कर देंगे, और हम ऑर्डिनेंस के लिए तैयार हैं। लेकिन आप अपनी जो माजी की बातें की हुई हैं उससे बाहर नहीं निकल सकते। कौम को हमने ये बताया कि एक इलेक्शन चोरी किया गया थ्रू ए प्लान, इट हैज बीन हाईजैक्ड, it has been virtually there has been fraud on PTI। अच्छा, लास्ट मिनट है, ये इसको हमने क्लियर करना है। आज है 31 दिसंबर 2014, कल नए साल का आगाज है। आज आपके रिजर्व्स कितने?
अल्हम्दुलिल्लाह $15 बिलियन से ज़्यादा वादा किया हुआ था। 15 बिलियन से ज़्यादा रिजर्व आपके हैं पाकिस्तान के, और ये आपको इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, जिसकी आपको एज ए मेंबर उन्होंने आपको सस्पेंड किया हुआ था पिछले कई चंद सालों से, क्योंकि 3 महीने के आपके सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व नहीं थे। 15 बिलियन में से 10 बिलियन स्टेट बैंक के रफली पास हैं, 5 से कम कमर्शियल बैंक से पास हैं। सो 15 बिलियन का वादा जो मियां नवाज शरीफ की काबीना ने और हुकूमत ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने किया था, वो और स्टेट बैंक ने अल्लाह ताला का फजल करम से वो मौजूद है। और धरना जो $103 पे डॉलर चला गया था 99 से नीचे से ऊपर, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि 101 से नीचे है, $100 कुछ पैसे तो 2015 इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का और इंशाल्लाह ताला पीस और खुशहाली का साल होगा पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह। क्योंकि आपको तो ईश्वर ऑफ द ईयर, वो आई होप यू हैव सीन द रिपोर्ट, आपको ईश्वर ऑफ द ईयर द होल रीजन अवार्ड मिल रहा है हांगकांग में फरवरी में। एक आपकी जुबान से सुन लूं, क्या कौम को ये वादा करते हैं कि 2015 पाकिस्तान में अमन का साल होगा? ये हमारा है ये कि रिजॉल्व के 2015 पाकिस्तान में हमने इसको ईयर ऑफ पीस बनाना है, हर वो काम करना है जो पाकिस्तान को अमन की तरफ लेके जाएगा। और मैं समझता हूँ कौम की खुशहाली, अवाम की खुशहाली के लिए हमें सब ने मिलकर काम करना है। और आज आपने देखा कि वज़ीर आज़म ने अभी थोड़ी देर पहले फर्दर प्राइसेस रिडक्शन का अनाउंसमेंट किया पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में। ये अभी इस वक्त अगर आप टोटल देखें कि जब तो ये यहाँ आपको मैं खुदा हाफिज करना है, मेरे प्रोड्यूसर साहब बेकरार हो गए। इसाक डार साहब, वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आप हमारे साथ रहे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज।